चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाग 2। ठीक है, कॉपी और पेन अपने साथ लेके चले। संविधान का भाग 2 और जो सबसे अहम मुद्दा है नागरिकता। संविधान के भाग 2 में नागरिकता रखी गई है। आज मैं वही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता, जिसे हम लोग सिटीजनशिप बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा पार्ट सेकंड है। देखिए, ये देश की सुरक्षा के नजरिए से भी, ठीक है, और एग्जामिनर के नजरिए से भी, अन्य मुद्दों के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीच में आप लोग जो है एनआरसी बार बार सुन रहे थे, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन। ठीक है, ये आपने देखा होगा असम में बहुत बड़ी मात्रा में एनआरसी का मुद्दा चल रहा था। ठीक है, वो जो असम में एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, असल में आप लोगों ने सिर्फ देखा होगा, उसे लिंक करोगे तो वो संविधान के भाग 2 नागरिकता से ही संबंधित था। पूरा का पूरा जो एनआरसी संबंधित था वो संविधान के भाग 2 नागरिकता से ही संबंधित था। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक में आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, जब बांग्लादेश से हमारी संधि हुई थी, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है, हालांकि भारत ने ही आजाद करवाया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, आपको पता होगा कि दिसंबर 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद भारत जो है भारत ने क्या कर दिया, बांग्लादेश का समर्थन किया और बांग्लादेश को अलग राष्ट्र का दर्जा मिला यूएनओ के द्वारा भी। आई बात समझ में? अब मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि जब बांग्लादेश अलग से एक कंट्री बनी तो क्या उस टाइम पे बांग्लादेश और भारत के बीच में, उस टाइम पे भारत और बांग्लादेश के बीच में नागरिकता के आदान प्रदान, नागरिकता कैसे ग्रहण करेंगे और कैसे लेंगे करके एक संधि हुई थी। ठीक है, उसी संधि के तहत जो असम है और जो बांग्लादेश है, जो खासकर पूर्वोत्तरी राज्य है, उनपे अक्सर एनआरसी का विवाद जो है वो चरम पे रहता है। तो कहीं ना कहीं एनआरसी भी हमारा किससे है? नागरिकता से है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता पे संक्षिप्त क्या करता है, उल्लेख करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इससे पहले 1959 आपने देखा होगा, 26 नवंबर 1959 को, देखिए संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स ही लॉन्च किए गए थे, मोस्टली नहीं किए गए थे। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी 1949 को जब संविधान के कुछ आर्टिकल्स लागू किए थे तो पार्लियामेंट में 1949, याद रखिएगा, 1949 को एक नागरिकता के लिए एक एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट पे ज्यादा उतना कुछ कहा नहीं गया था। इसके बाद इसी एक्ट को संशोधित करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 यानी 1955 में बनाया गया। आजादी के बाद हमने, मतलब जो वृहद रूप से देखिए, 1955 में आजादी के बाद हमने नागरिक सिटीजनशिप एक्ट एक बढ़िया पैमाने पे बनाया, एक गाइडलाइन निकाली। ठीक है, एक गाइडलाइन निकाली 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसके द्वारा एक गाइडलाइन निकाली कि कैसे नागरिकता से संबंधित जो भी विवाद होंगे या नागरिकता कैसे चलेगी, इस सब से संबंधित जो है 1955 में हुआ। समय समय पे ये एक्ट जो है वो संशोधित होते रहा। ठीक है, समय समय पे कैसे, इसके बाद 1957 में ये संशोधित हुआ, 1960 में ये संशोधित हुआ, उसके बाद कई बार ये संशोधित होके वर्तमान में जो फाइनल संशोधन हुआ है इसमें वो 2015 में हुआ है। समझ में आया ना? तो ये जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, इस पे समय समय पे बदलाव होते रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि समय समय पे इस पे क्या क्या बदलाव होते रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा, ये जो है ये अलग से एक्ट बनाया गया है, ये आर्टिकल्स में नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी भारतीय नागरिकता को लेके, तो इसलिए संविधान में क्या किया गया, नागरिकता अधिनियम बनाए गए। ठीक है, तो 1955 जो है वो आप बेस पॉइंट है, बेस मान के चले, बार बार बीच बीच में समय को, ठीक है,
मतलब समय की डिमांड के हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहे हैं। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतने चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि ये चेंजेस यूपीएससी में पूछेगा, यूकेपीएससी में पूछेगा, आयोग इतने फैक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं नागरिकता सिटीजनशिप की ओर चलते हैं। देखिए नागरिकता जो है, ठीक है, नागरिकता जो है वो किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, आर्टिकल्स में जाने से पहले कुछ मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, देखिए जो जन्म से ही भारतीय होगा, जो नागरिक होगा, नागरिकता के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एक जो नागरिक देशी है, मतलब जो हमारे देश में रहते हैं, एक विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक। ठीक है, एक तो जो हमारे है ही देश में है नागरिक, ठीक है, एक दूसरे विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिकों की भी दो कैटेगरी कर रखी है भारत में। देखिए समझिएगा इन चीजों को। ठीक है, देखिए हमेशा यही जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल रट्टा बेस लगा दें, इन चीजों को समझते हुए चलेंगे तो कल के दिन में अगर करंट पे कोई मुद्दा आएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि आखिरकार किस चीज को लेके ये मुद्दा जो था, वो इशू जो था, वो वर्तमान परिदृश्य में देश में क्या हुआ है, उठा है। ठीक है, तो विदेशी दो प्रकार के होते हैं, एक मित्र एक शत्रु। ठीक है, तो विदेशी नागरिकता भी दो प्रकार से मिलती है। ठीक है, इसको समझिएगा, एक मित्र एक शत्रु। मित्र वो जिनसे भारत राष्ट्र के अच्छे संबंध हैं, ठीक है, जिनसे अच्छे घनिष्ठ संबंध है। शत्रु वो जिनसे भारत राष्ट्र के संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, देखिए नागरिक जो देशी होंगे और जो विदेशी होंगे, ठीक है, विदेशी को उतने अधिकार तो नहीं रहेंगे, जो अधिकार रहेंगे वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा क्या क्या अधिकार रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। लेकिन उससे पहले समझो कि विदेशी, मित्र और शत्रु में से एक आर्टिकल्स है आपका, वो आर्टिकल्स इन दोनों में से किसको सेव करता है। ठीक है, जिससे भारत देश के अच्छे संबंध होंगे वो मित्र राष्ट्र कहलाएगा, और जिससे अच्छे संबंध नहीं होंगे वो शत्रु राष्ट्र कहलाएगा। ऐसी स्थिति में जो नागरिकता होती है वो बड़ी टफ हो जाती है सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सपोज करो कोई शत्रु देश का नागरिक जो है वो देश में एंट्री कर लिया हो, और भारत का जो उच्चायोग है, जो आपने देखा होगा, जो हमारा उच्च आयोग है, ठीक है, उससे इन लोगों ने सीधे सूचित कर दिया कि ये आने वाला है। सपोज करिए, अब मैं सीधे पाकिस्तान का ही नाम लूंगा। ठीक है, पाकिस्तान से आ गया वो, पाकिस्तान से वो आ गए सपोज करो। ठीक है, अब वो पाकिस्तान से आ गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में दो चीजें होंगी। ठीक है, और वो ही दूसरा मित्र राष्ट्र से आ गया, सपोज करो मित्र राष्ट्र रशिया से आ गया, ये चीजें ही समझने वाली है। ठीक है, वरना विदेशी हो गया, ये तो किसी को भी पता होगा, विदेशी में भी दो कैटेगरी है, एक मित्र और एक शत्रु की। ठीक है, देखिए आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी और नजरबंदी का, गिरफ्तारी और नजरबंदी का, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल्स, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल्स 22 है गिरफ्तारी और नजरबंदी का। तो इस स्थिति में जो मित्र राष्ट्र का होगा, ठीक है, और जो शत्रु राष्ट्र का होगा, जो शत्रु राष्ट्र का होगा उसके लिए आर्टिकल 22 जो है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है। उसके लिए जो आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी और नजरबंदी, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। और जो शत्रु मित्र राष्ट्र है उसके लिए कुछ कंडीशनों में एक्टिव होगा। जब वो मित्र राष्ट्र का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है तो उसके संबंध में या वहां की गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म कर दे कि उसका जो कैरेक्टर है वहीं से आपराधिक है, यानी कि जो हमारा मित्र राष्ट्र है वहां का कोई व्यक्ति आया, सपोज करिए ए जो था उसने इंग्लैंड में भी क्या कर रखी है या रशिया में भी आपराधिक क्या कहते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन कर रखी है, तो इस स्थिति में हम उसे आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी कर सकते हैं। आर्टिकल्स 22 क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल्स 5 में तो पहुंच ही गए हैं, आज 11 तक कंप्लीट कर लेंगे, कल या परसों हमारा आर्टिकल 22 का भी नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, तो विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, आप समझ गए। आर्टिकल 22 को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है, देशी और विदेशी नागरिकों को अधिकार, देशी नागरिकों को भारत में क्या अधिकार मिलेंगे जो विदेशी नागरिकों को वो अधिकार नहीं मिलेंगे, ये भी एक डिबेट होती है। ठीक है, भारतीय संविधान में जब जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा
कि विदेशी और देसी में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ देसी को ही मिलते हैं, विदेशी को नहीं मिलते हैं। तो यहां से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद है या कौन सा एक अधिकार है जो देसी यानी कि जो हमारे नागरिक है, भारत के नागरिक है, उन्हें मिलता है और विदेशी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि देसी को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, उसी को बेस रखते हुए अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके अलावा जो देसी को अधिकार मिलेंगे उसके अलावा वो अधिकार विदेशी को नहीं मिलेंगे। वहीं से क्वेश्चन फंसाने वाला होगा। वो क्वेश्चन कैसे फंसाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे संविधान में जब, ठीक है, स्टार्टिंग में हम जब नागरिकता पढ़ते हैं तो नागरिकता में जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है, एक बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है, संविधान के लिए बहुत अच्छी बुक है। जब आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, अच्छे एग्जामों की प्रिपरेशन करते हो तो बिना उस किताब को पार पाए, ठीक है, यानी कि बिना उस किताब को याद किए या उसके जो कंटेंट है उनको अपने दिमाग में डाले हुए हम अच्छे पेपरों में पॉलिटिक्स जो है वो उतने अच्छे लेवल से डील नहीं कर पाते हैं। तो उस किताब को पढ़ना ही पड़ता है। तो उस किताब में, और सुभाष कश्यप की एक और बुक है पॉलिटिक्स की, उनमें चर्चाएं कर रखी हैं। उनमें ये चर्चाएं कर रखी है कि देसी और विदेशी, देसी नागरिकों को प्योर जो इंडियन होगा उसे ये अधिकार मिलेंगे, वो विदेशियों को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहला आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जो होगा वो सिर्फ जो इंडियन नागरिक होंगे उनको ही मिलेगा, विदेशियों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए हम जो हैं वो अभी के नजरिए से आर्टिकल 15 की वैल्यू जो है वो अलग है, लेकिन सिंगल जब हम आर्टिकल 15 में जाएंगे तो वहां पे आर्टिकल 15 की वैल्यू कुछ अलग होगी। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जटिलताएं होती है तैयारी के दौरान, लेकिन अब अभी या हम उस तैयारी के दौरान क्लियर कट रखे तो हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अभी मैं आर्टिकल 15 आपको देसी और विदेशी नागरिकों के संबंध में क्या कर रहा हूं, सीधे यहां पे ला रहा हूं, ठीक है। यहां पे इसकी भूमिका जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। आर्टिकल के संबंध में यहां देसी और विदेशी के संबंध में इसकी भूमिका अलग होगी। और आर्टिकल 15 में जाएंगे तो वो वहां पे अपनी भूमिका अलग से क्या करेगा, तय करेगा, ठीक है। तो नागरिकता के संबंध में कह रखा है कि आर्टिकल 15 देसी नागरिकों को बनेगा। आर्टिकल 15 क्या है मैं आपको बता दूं, जन्म, वंश, ठीक है, धर्म, लिंग, स्थान, याद रखिएगा, जन्म, वंश, धर्म, लिंग और स्थान। ये जो है ये अधिकार, यानी कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, जन्म, वंश, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 15 जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। आप किसी के साथ जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, ठीक है, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने भेदभाव किया और संबंधित व्यक्ति ने यह सूचना, ठीक है, संबंधित जो भी लॉ और जो भी एक बॉडी है उसको दे दिया तो गिरफ्तारी तय है आपकी। समझ में आया ना, वो भी 24 घंटे के अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत जन्म के स्थान पे भेदभाव, वंश के स्थान पे भेदभाव, धर्म के स्थान पे भेदभाव, लिंग यानी जेंडर के आधार पे भेदभाव, मेल और फीमेल ये भी आप नहीं कर सकते हो। देखिए हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत से नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। जानकारी के अभाव में हम बहुत से नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। जैसे कैसे, जन्म के स्थान पे, जन्म के स्थान पे भी जैसे स्थान के आधार पे लगाइए आप, स्थान के आधार पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं। सपोज करिए कोई आदिवासी आ गए, कोई जनजाति क्षेत्र के लोग आ गए और हम सभी लोग जनजाति क्षेत्र के लोग और हम सभी लोग आपस में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारी वाक शैली और हमारी जो पर्सनैलिटी है उनके अकॉर्डिंग सपोज करो थोड़ी डेवलप है, उनकी वाक शैली भी उतनी सही नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। वो जो जनजाति क्षेत्र का आया हुआ हमारे साथ प्रतिभाग कर रहा वो अकेला है। ऐसी स्थिति में मैंने सीधे टिप्पणी कर दी स्थान के आधार पे कि आपका कभी कुछ हो ही नहीं सकता, आप उस स्थान से हो, और सपोज करो उसको आहत हो गया आपके कमेंट से, तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा जिसपे हमने कमेंट कर रखा है वो अगर लॉ इन बॉडी से, जो हमारी नियम बनाने वाली बॉडी है या जो हमारा न्यायालय है,
उस पे अगर रिपोर्ट कर देगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जिस संबंधित व्यक्ति ने स्थान आधार पे उस पर टिप्पणी की है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी क्या है, तय है। तो देखिए स्थान के आधार पे भी आपको बिल्कुल कमेंट नहीं करने हैं, ठीक है, कोई जनजाति क्षेत्र हो कोई किसी क्षेत्र पे हो। देखिए जेंडर के आधार पे भी बिल्कुल नहीं करने हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई फीमेल वर्ग को क्या करते हैं अलग से चिन्हित करके उनपे अलग से क्या करते हैं कमेंट करने लगते हैं। जैसे कैसे, परसों एक डिबेट हुई थी लास्ट टाइम पे, ठीक है, एक डिबेट सुन रहा था मैं लड़कों की, मैं तो इन्वॉल्व नहीं था, एक डिबेट सुन रहा था। उस डिबेट पे ये था कि फीमेल और मेल के संबंध में वो डिबेट था कि महिलाएं ही क्या करते हैं घर का काम करती है, ऐसा क्यों है। बहुत से लोगों ने अपने तर्क दिए कि महिला जो है वो इसी काम के लिए है, घर के काम करने के लिए। मैं आपको बता दूं, ठीक है, भारतीय इतिहास उठाओगे, ठीक है, भारतीय इतिहास में अब धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति अभी वर्तमान में सुधरते जा रही है। अभी महिलाएं जो है सबसे ज्यादा जो मेंस होते हैं हमारे यूपीएससी के हो गए, यूकेपीएससी के हो गए, यूपीपीसीएस के हो गए, समीक्षा अधिकारी आपका उत्तराखंड में है, चाहे एनटी आपका उत्तराखंड में, वहां पे मेंस में एक ना एक क्वेश्चन आपको महिला सशक्तिकरण को लेकर मिलेगा ही मिलेगा। आप 100% पिछले 3 साल से यूपीएससी के मेंस उठा के देख लीजिएगा, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या यूकेपीएससी के पेपर उठाइए, या एनटी या समीक्षा अधिकारी के पेपर उठा के देख लीजिएगा, 100% वहां पे महिला सशक्तिकरण, ह्यूमन एम्पावरमेंट पे एक क्वेश्चन होगा ही होगा। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन भी ये है कि यहां से भी हम महिला को क्या करें, सशक्त करें। इसलिए जो भी तैयारी के दौरान होता है महिला सशक्तिकरण इतना सेंसिटिव पॉइंट होता है कि उसको हम लोग कवर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये लिंग के आधार पे हो गया। धर्म के आधार पे भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे। ये सिर्फ क्या है, ये भारतीय नागरिकों के लिए ही है, ये विदेशी नागरिकों के लिए ये अधिकार नहीं है। सपोज करो कोई विदेशी आ गया, उस विदेशी को हमने जन्म के आधार पे, ठीक है, उस विदेशी को हमने वंश के आधार पे, उस विदेशी को हमने धर्म के आधार पे, उस विदेशी को हमने लिंग के आधार पे, उस विदेशी को हमने स्थान के आधार पे, अगर उस पे कोई कमेंट किए हैं, अभी तक क्या हो रहा था, हम भारतीय नागरिक पे कमेंट कर रहे थे, तो भारतीय नागरिक सीधे एक बॉडी थी, कौन सी, गवर्नमेंट बॉडी, जिसे हम पुलिस कहते हैं या न्यायालय कहते हैं, उसने क्या कर दिया, सीधे पुलिस में सूचना दी थी कि इस बंदे ने मेरे को क्या कर दिया, धर्म के आधार पे भेदभाव किया मेरे से। ऐसी स्थिति में वो भी भारतीय नागरिक है और जिसने उसका उल्लंघन किया वो भी भारतीय नागरिक है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत में क्या हो जाएगा, जो नागरिकता के संबंध में होगा, ये यहाँ पे इनको अधिकार मिल जाएगा, किसको, देसी नागरिक को। अगर यही विदेशी करेगा तो जैसे विदेशी, सपोज करो हम वंश के आधार पे विदेशी में कोई कमेंट कर रहे हैं, तो देखिए विदेशी को अधिकार तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना भारतीयों को मिलेगा। यहाँ पे कह रखा है कि विदेशी को आर्टिकल 15 के तहत कोई भी अधिकार मिलेगा ही नहीं, वो सिर्फ किसको मिलेगा, भारतीय को मिलेगा। समझ रहे हो, ठीक है। देखिए पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, मैं आपको तुरंतली पढ़ा देता, सीधे पढ़ा लेता कि ये मिलेगा ये मिलेगा, तो देखिए फिर समझने और समझाने की बात ही क्या है। फिर जब आप मेरी क्लास ले रहे हो तो उसका फायदा ही क्या है बताइए। पर तो आप ये चीजें तो लुसेंट में भी पढ़ सकते हो या किसी और बुक में भी पढ़ सकते हो, वहां पे सीधे लिखा होगा, ठीक है। थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, और प्रैक्टिकल में भी जाने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए आर्टिकल 15 है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है, अवसर की समानता, अवसर की समानता। देखिए ये आर्टिकल भी सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलेगी अवसर की समानता, विदेशी नागरिक को बिल्कुल नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो आप लोग। एक आर्टिकल 15 देखा आपने, आर्टिकल 16 ये जो है ये सिर्फ किसको मिलेंगे, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलेंगे, अन्य किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 28 और 29, आर्टिकल 28 और 29 भी सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलेंगे, विदेशी को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो। इसके अलावा देखिए, ठीक है, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव लड़ने और वोट देने का चुनाव लड़ने, और राज्यसभा और लोकसभा के जो भी सदस्य उनको वोट देने का अधिकार,
और लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ किसको होगा? भारतीय नागरिक को ही होगा, ये विदेशी को बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो संविधान के महत्वपूर्ण पद है, जो आपके संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ कौन होगा? भारतीय नागरिकों को अधिकार होगा कि संविधान के जो महत्वपूर्ण पद है उन पे सिर्फ भारतीय नागरिक ही जाएंगे, विदेशी कोई भी नहीं आ सकता। जैसे कैसे? राष्ट्रपति हो गए आपके, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, महान्यायवादी हो गए, जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट बॉडियां हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं, विदेशी बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर ले या कुछ भी कर ले। देखिए भारत में जो है वो जन्म और प्राकृतिक आधार पे जो भी नागरिक है वो राष्ट्रपति बन सकता है। जन्म और प्राकृतिक आधार पे राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म और प्राकृतिक आधार पे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यूएसए में यानी कि अमेरिका में सिर्फ जन्म के आधार पे ही राष्ट्रपति बना जा सकता है, प्राकृतिक आधार पे बिल्कुल नहीं बना जा सकता है। यहां पे एक डिफरेंट पैदा हो जाता है। सारी बात समझ में? देखिए यूएसए में भारत में जन्म और प्राकृतिक आधार पे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यूएसए में सिर्फ जन्म के आधार पे ही व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अन्य किसी भी मुद्दे में राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यहाँ पे मे बी इन फ्यूचर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। भारत में दो प्रकार से प्राकृतिक आधार पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो हिमांशु हुआ क्या, अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से हमने नागरिक या हमारी जो सीमा थी उसको सुरक्षित रखने के हिसाब से एक डील की थी, ठीक है, एक संशोधन हुआ था हमारा। उसके तहत हमने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र क्या किया? भारत ने अडॉप्ट किया। ऐसा आपको पता है ना? जो हमने बांग्लादेश के साथ जो भूमि समझौता किया है उसके तहत हुआ क्या है, आप समझो, ठीक है। उसके तहत हुआ क्या है, ये मैं बाउंड्री बना रहा हूं। उसके तहत हुआ क्या, ये पहले एरिया था, इस एरिया के भीतरी भाग में, ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं, कुछ बाउंड्री थी, मतलब ऐसी बाउंड्री थी, इसमें इधर पे कुछ गांव, जैसे सपोज करो 19 गांव भारत के थे, ठीक है, और इस क्षेत्र में कम से कम 100 गांव जो थे वो बांग्लादेश के थे। अब भारत के इस वाले क्षेत्र में 100 गांव बांग्लादेश के पड़ रहे हैं और बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश है, सपोज करो इधर बांग्लादेश है और इधर पे क्या है? भारत है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये 100 गांव भारत की बाउंड्री पे बांग्लादेश के पड़ रहे हैं और यहाँ पे 19 गांव बांग्लादेश की बाउंड्री में भारत के पड़ रहे हैं। यही बांग्लादेश की सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और भारत की सुरक्षा के नजरिए से तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही। तो भारत ने यहाँ पे बांग्लादेश से भूमि ऐतिहासिक समझौता किया। इसके तहत भारत ने क्या कर दिया, जो 19 गांव थे, जो ये 19 गांव थे बांग्लादेश में बन गए थे, ये तो अपने में समाहित कर ले और बांग्लादेश के जो 100 पड़ रहे थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो बांग्लादेश के देते हैं। अभी तक इस भूमि समझौते से पहले क्या था, जो 19 गांव ये पड़ते थे, ये तो बांग्लादेश में ही पड़ते थे ना। अभी तो हमने संशोधन के बाद क्या कर दिया, ये भारत में ले ले। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, प्राकृतिक आधार पे, प्राकृतिक या नेचर के हिसाब से हमने 19 गांव क्या कर ले, भारत में अडॉप्ट कर ले। अब इन 19 गांव में सपोज करो कल के दिन में कोई नागरिक होगा, कल के दिन में जो नागरिक होगा वो भारत के राष्ट्रपति के लिए भी तो दावेदार हो सकता है ना, भारत के राष्ट्रपति के लिए भी तो दावेदार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यही स्थिति यूएसए में होती तो यूएसए कभी भी इन 19 गांव के व्यक्तियों को राष्ट्रपति के लिए क्या करता, उम्मीदवार नहीं बनाता, और भारत इन 19 गांव के किसी भी उम्मीदवार को इन फ्यूचर में राष्ट्रपति बना सकता है। यही जो भारत में जन्म और प्राकृतिक आधार पे है ये है, और यूएसए में सिर्फ किसके आधार पे है, जन्म के आधार पे है। तो जिसने क्वेश्चन किया था क्या क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक क्लियर है सर। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप समझ गए कि भारतीय नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त है और विदेशी को क्या क्या नहीं है। ये हमारी एक डिबेट चली थी। ये तो देखिए थोड़ा
ये था कि चलो हम जा रहे, तो मैंने कहा ये रास्ते में पड़ता है तो वो मैं आपको बता दूं। अब जब हम मेन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे हम जाते हैं। अब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद की बात करते हैं। आर्टिकल 5 से 11, देखिए संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता की जो है वो क्या कर रखा है, नागरिकता से संबंधित हमारे आर्टिकल 5 से 11 में डिबेट है, यानी कि नागरिकता से संबंधित चर्चाएं हैं आर्टिकल 5 से 11 में। अब आर्टिकल 5 से 11 की हम लोग जब जर्नी करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 5 से 11 में आखिरकार नागरिकता के संबंध में संविधान क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 5 के तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसे 3 स्थिति यानी कि 3 कंडीशन क्या हो, 3 कंडीशन कंप्लीट करनी चाहिए उसे। 3 कंडीशन क्या क्या होगी? पहली कंडीशन, या तो वो जन्म से भारतीय हो, दूसरा या उसके माता पिता में से कोई भारतीय हो। आर्टिकल 5 कह रहा है, आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल 5 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। समझने वाली बात है, जब आपको संविधान बता रहा है आर्टिकल 5 के तहत, देखिए संविधान किसके तहत बता रहा है? आर्टिकल 5 के तहत बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। तो आर्टिकल 5 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक 3 स्थिति में हो सकता है। पहली स्थिति जन्म, या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में ही हुआ हो। ठीक है, ये संविधान देखिए, ये 26 जो संविधान बना था ना उस टाइम की बात है। अभी आप समझो आर्टिकल 6, 7, 8 ये ऐसे आर्टिकल है जहां मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, समझ में आया ना। तीसरा, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो। 3 स्थिति है भैया। पहली स्थिति, या तो वो जन्म से भारतीय हो आर्टिकल 5, या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वो भारत का नागरिक हो। देखिए देश की आजादी से 5 वर्ष पूर्व नहीं, बहुत सारे लड़के जो हैं वो इस क्वेश्चन में मात खा जाते हैं कि आजाद होने से 5 वर्ष पूर्व, ये वाली जो तीसरी कंडीशन है ये कह रहा है संविधान, लेकिन नहीं, संविधान कह रहा है कि संविधान लागू होने से। और ये भी मैं आपको बता दूं, संविधान में बार बार बोल रहा हूं 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। संविधान जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि इससे 5 साल पूर्व करेंगे तो 1945 के आसपास में, यानी कि वो व्यक्ति या तो 1945 से क्या हो, भारत में ही स्टैंड हो, तब हम उसे क्या करेंगे, भारत का नागरिक समझेंगे। ये 3 स्थिति में भारत की नागरिक है आर्टिकल्स के अनुसार, आर्टिकल 5 के अनुसार। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 6 कहता है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है। अब पाकिस्तान से भारत आया हो ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाली समझने वाली स्थिति है। उसी के बाद आर्टिकल 7 लगा हुआ है, ये कहता है भारत से पाकिस्तान, ठीक है, भारत से पाकिस्तान, फिर भारत, इसमें है वो आर्टिकल 7 में। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है, आप लोग सिर्फ एक चीज पकड़ते हो, ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत जाने पर, यानी कि जो व्यक्ति, देखिए आजाद हुए थे हम लोग, अविभाजित भारत भी तो था, अविभाजित भारत भी तो था, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था आपको पता है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था, अब यहां पे समझना, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 3 के तहत,
अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 2 क्या करता है, नए राज्यों का गठन करता है। अनुच्छेद 2 के तहत हमने नए राज्यों का गठन कर लिया। अब नए राज्यों का गठन कर लिया, हम लोग इतने तक सीमित नहीं रहेंगे। वहां पे मेरा लास्ट लेक्चर था तो हम लोग थोड़ा डीप में घुसे थे। मैंने कहा आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का गठन हुआ और मैंने आपको यह बताया था कि आर्टिकल 3 क्या करेगा। जब नए राज्यों का गठन हुआ है तो आर्टिकल 3 के तहत उस नए राज्य के गठन का सीमा निर्धारण, ठीक है, सीमा निर्धारण के बाद वहां पे लोकसभा की सीटें कितनी रहेंगी, राज्यसभा की सीटें कितनी रहेंगी, इसके लिए परिसीमन आयोग जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। यह है आजाद भारत की स्थिति। अब देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, इसी पॉइंट को हम जोड़ते हैं, ये पॉइंट पकड़ते रहिएगा, इसी पॉइंट को हम लोग यहां पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब भारत जब आजाद होने वाला था तो भारत की आजादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट था वो था माउंटबेटन एक्ट, था ना, माउंटबेटन एक्ट, ठीक है। जो कब हुआ बताइए, माउंटबेटन एक्ट 1948 में, 1947 में आया था। जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक्ट आया था। उस एक्ट के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के डिवाइड की बात कही गई थी और रेडक्लिफ जो थे, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के लिए क्या हुआ, सीमा का निर्धारण हुआ। यानी कि जो काम आज दो राज्यों के बीच सीमा निर्धारण का परिसीमन आयोग करता है, तो उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान के लिए वो काम किसने किया था, रेडक्लिफ ने वो काम किया था। अरे बात समझ में, वो काम रेडक्लिफ ने करा था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, अविभाजित भारत बोला जाता है उस टाइम उसे। तो जिस टाइम पे अविभाजित भारत हो रहा था तो भारत ने कुछ कंडीशनें दी थी। भारत ने, देखिए, कुछ लोग थे अफरा तफरी में भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ गलत फहमी में भी चले जा रहे थे, जबरदस्ती उनको ले जाया जा रहा था। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कुछ को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश किया जा रहा था। सपोज करिए गांव था, बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, सपोज करिए उस गांव में पूरी आबादी जो है वो मोमडन की है, यानी कि मुस्लिम की है, मुस्लिम धार्मिक समुदाय की है। वो लोग जब देश का बंटवारा हुआ तो वो लोग सीधे पाकिस्तान की ओर मूवमेंट हुए, क्योंकि देखिए कंडीशन थी माउंटबेटन एक्ट में कि देसी रजवाड़ों को एक कंडीशन है कि या तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या खुद ही क्या कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता बनाए रह सकते हैं। माउंटबेटन एक्ट ने लड़ाने का काम किया था। आप माउंटबेटन एक्ट को हल्के में ना ले, वो पूरे भारत में जाते जाते अंग्रेज ना माउंटबेटन एक्ट देके गए थे और यहीं पे जो तंज है वो हम अंग्रेजों पे कस सकते हैं कि आप तो चले गए, आपने पूरी सिचुएशन देख ली और लास्ट में भारत को क्या कर गए, लड़ा के गए। माउंटबेटन एक्ट में ये लोग क्या कह के गए, लास्ट में ये लोग कह के गए कि भारत और पाकिस्तान दो अलग प्रांत होंगे, उनने बता दिया था, ठीक है, दो अलग अलग प्रांत होंगे। इसके बाद जो देसी रजवाड़े भी तो थे, जम्मू कश्मीर रियासत अलग से चल रही थी, नीचे आपने देखा होगा हैदराबाद रियासत अलग से चल रही थी, है ना, जूनागढ़ रियासत अलग से चल रही थी, ऐसे छोटे मोटे बहुत सी रियासतें थी। आपने ये भी सुना होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनने क्या किया था, लगभग 562 के आसपास में रियासतें मिला के जो भारत का मैप है आज दिख रहे हो, उनके ये पूरी बदौलत सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रकार से देन मानी जाती है कि उन्होंने 562 रियासतों को मिला के भारत को एक कंप्लीट भारत बनाया था। वरना वो 562 रियासतों के लिए ये कंडीशन रखे गए थे माउंटबेटन योजना में कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो भैया, या आप भारत में शामिल हो, या आप खुद ही स्वतंत्र हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जब आजाद भारत हुआ तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो भारत की सुरक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी। कल के दिन में जब भारत का थिंक टैंक बैठा उस टाइम का, तो उसने सोचा कि कल के दिन में अगर हैदराबाद हो ना हो, हैदराबाद अगर पाकिस्तान से जा मिला, और हैदराबाद तो क्षेत्रफल तो यही रहेगा ना, हैदराबाद को उठा के तो पाकिस्तान अपने यहां पहुंचा नहीं सकता है, या किसी ऐसी कोई सिचुएशन तो है नहीं कि हैदराबाद को सीधे ले उस भूक्षेत्र को और पाकिस्तान के नक्शे में ऐड कर दे, मतलब पाकिस्तान में ले जाए, नक्शे में तो ऐड कर सकता है, वो दिखा सकता है, ऐसा तो था नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, अगर हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाता तो आप खुद समझ सकते हो कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को संभालना हमें मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आए दिन देखते रहते हो कि जम्मू कश्मीर की रिश्तेदारी पाकिस्तान से है और यही रिश्तेदारी हमें ले जाती है, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर की रिश्तेदारी पाकिस्तान से होती है तो वहां पे क्या होता है, जब सपोज करो जैसे कोई महिला है वो अपने मायके जाती है या अपने पति के घर जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां से क्या हो जाता है, टेरर का आदान प्रदान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हैदराबाद में होती कि नहीं होती,
ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। माउंटबेटन योजना पूरी तरह से जाते जाते अंग्रेज जो हैं वो बिल्कुल अपनी सोच फिर दिखा के गए। तो अंग्रेज बिल्कुल भले नहीं थे, जाते जाते भी हमारे लिए षड्यंत्र रच के गए, और आज वो षड्यंत्र देख रहे हो आप। भारत की सुरक्षा के परिदृश्य से बताया जाता है कि जो रेडक्लिफ ने जो भारत के लिए सीमा निर्धारण किया था, जो रेडक्लिफ ने भारत के लिए सीमा निर्धारण किया था, जो मैप बनाया था, वो मैप ऑलरेडी 1942 में चर्चिल ने बना दिया था। वो मैप ऑलरेडी चर्चिल ने बना दिया था। जो रेडक्लिफ है उसने तो खाली अनुसरण किया किसके, चर्चिल का मैप का, और चर्चिल भारत से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने इस तरह से मैपिंग करवा दी भारत और पाकिस्तान के अलग होने की। आप सोचो ना कैसे भारत पाकिस्तान अलग हुआ, कैसे सीमाओं का निर्धारण हुआ होगा उस टाइम पे। वो सब फिलॉसफी और दिमाग की उपज बताया जाता है चर्चिल की। चर्चिल ने वो मैप तैयार किया और रेडक्लिफ ने क्या कर दिया, तपते लोहे पे हथौड़ा मार दिया। तो वही कंडीशन क्या है बताइए, भारत और पाकिस्तान। मैं टोटल क्या कह रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण हो रहा है, और दोनों देशों के लिए मैं आपको बता दूं समय दिया था 30 जून 1948। हालांकि भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह ऑर्डर निकाला गया था कि 30 जून 1948 तक दोनों देश अपने सभी राजनीतिक और जो भी अलग हो रहे भारत और पाकिस्तान, अपने वित्तीय जो भी पावर है, राजनीतिक जो भी पावर है, सीमा का निर्धारण जो भी है, सब क्लियर कर ले। 30 जून के बाद जो सत्ता होगी पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए सौंप दी जाएगी और भारत को भारत के लिए सौंपी जाएगी। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में आ भी चुका है कि अंतिम रूप से ब्रिटिशर्सों द्वारा भारत को कब सत्ता सौंपी गई थी। क्वेश्चन आ गया है और नोट डाउन भी कर ले। अंतिम रूप से ब्रिटिशर्सों द्वारा भारत को जो सत्ता सौंपी गई थी वो 30 जून 1948 को सौंपी गई थी। ठीक है, 30 जून 1948 को सौंपी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन का लिंक करवा रहा हूं मैं, ये कंडीशन अपने दिमाग में रखें। ये ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप समझोगे। देखो, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए कह रखा है कि 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आ रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान जा चुका है, क्योंकि देश देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, तो अगस्त के देखिए जून से ही हरकत होना शुरू हो गया था। जून से ही यहाँ के नागरिकों का यहाँ वहां जाना शुरू हो गया था। जैसे ही 3 जून को माउंटबेटन एक्ट आया, उसके बाद क्लियर हो गया था कि भारत पाकिस्तान अलग होना है, सीमा रेखा का निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति में नागरिक जो थे वो यहाँ वहां जाने लग गए। अब हो सकता है कुछ लोग मिस्टेक से भारत के जो है वो पाकिस्तान चले गए हो, अब वो दोबारा भारत आना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है ना, अब वो दोबारा भारत आना चाह रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 6 कहता है जो लोग कारणवश या किसी भूलवश पाकिस्तान चले गए हो, आजादी के बाद की बात है, अब हम लोग उसको 2-3 कंडीशनों में भारत की नागरिकता दे सकते हैं। एक कंडीशन देखिए, समझेगा इस चीज को, ठीक है। एक कंडीशन आर्टिकल 6 कहता है, एक कंडीशन में हम तब दे सकते हैं जब अविभाजित भारत में उसके माता पिता या दादा दादी, देखिए उसके माता पिता या दादा दादी या दादा दादी क्या हो, अविभाजित, जो अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, यानी जो व्यक्ति था जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान जा चुका था बंटवारे के टाइम पे, अब वो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, ठीक है, अब वो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, तो वो कहता है कि या तो उस व्यक्ति के माता पिता दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है, ठीक है। ऐसी स्थिति में 19 जुलाई 1948 से पहले वो व्यक्ति अगर भारत पहुंच जा रहा है, जहां पे भी तो एक कंडीशन है, ये व्यक्ति अगर 20 जुलाई को आता है, अगर ये व्यक्ति 20 जुलाई 1948 को आता है, यहां पे मैं आपको डेट बता दूं, अगर ये व्यक्ति 20 जुलाई 1948 को आता है, तो ऐसी स्थिति में इसे फिर नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर ये व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को आ गया, ये लास्ट बॉर्डर लाइन है और ये लास्ट बॉर्डर लाइन की डेट है, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया,
या 19 जुलाई 1948 को आ गया, ठीक है, ये आ गया भारत। अब इसके सामने दो कंडीशन है, भैया आपके माता पिता या दादा दादी में कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था क्या? उसने बोला भैया हाँ, प्रूफ दिखा, उसने दिखा दिया, तो उसको फिर से क्या कर दिया, भारत की नागरिकता दे दी। समझ पा रहे हो आप लोग?